Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, शेयर बाजार और कारोबार से जुड़ी हुई खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक पुनीत जैन। पुनीत जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Dhanyavad Manoj. Yes, friends, let's begin with the headlines right away. Benchmark domestic indices end flat after volatile session. Sensex dips 40 points. Nifty settles over 25,950. Major Asian indices continue their upward trajectory and global crude oil prices jump over 1.5%. उतार चढ़ाव के बीच हुए कारोबार में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज बिना किसी खास बदलाव के हुए बंद। सेंसेक्स 40 अंक फिसला, निफ्टी 25,950 के ऊपर बंद हुआ। एशिया के प्रमुख शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम 1.5% से अधिक उछले। Well, before we move any further, here's an announcement for all our friends. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. आइए सबसे पहले आपको लिए चलें घरेलू शेयर बाजार, जहां आज उतार चढ़ाव के बीच कारोबार हुआ और आखिरकार बिना किसी खास बदलाव के प्रमुख सूचकांक अपने पूर्व स्तर के आसपास बंद हुए। एक ओर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 40 अंक घटकर 84,234 पर बंद हुआ। उधर दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19 अंक बढ़त के साथ 25,954 दर्ज हुआ। Benchmark domestic equity indices, the Sensex and Nifty, closed flat after a volatile trading session today. Both indices opened higher but were unable to maintain their momentum and subsequently oscillated between gains and losses throughout the day. The Sensex declined 40 points to close at 84,234, while Nifty added 19 points to settle at 25,954. सेंसेक्स पैक पर ध्यान दें तो 30 में से 16 कंपनियां आज घाटे में रही। घाटा उठाने वालों में सबसे ऊपर रही कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसके शेयर 2.5% लुढ़क गए। इन्फोसिस को 1.7% से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि एचसीएल टेक के शेयर 1.3% से अधिक घाटे में रहे। उधर लाभ कमाने वालों में सबसे आगे रहा भारतीय स्टेट बैंक, जिसके शेयरों में 3.4% की वृद्धि हुई। मारुति के शेयर 1.7% और इंडो के शेयर लगभग 1.1% मुनाफे के साथ बंद हुए। Among the BSE sectoral indices, 17 of the 23 sectors ended in positive territory. Among the gainers, healthcare rose almost 1.4%, auto jumped over 1.2%, and PSU Bank advanced more than 0.7%. Among the top drags, focused IT as well as IT both slid over 1.7%. Services dropped almost 0.2%, and private bank index lost more than 0.1%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,248 companies declined, 1,971 advanced, and 164 remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 12 पैसे कमजोर हुआ, 90 रुपए 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में 96.57 पर चल रहा था। पुनीत जी, बाजार में आज के कारोबार को किन अर्थों में ले रहे हैं आप? मनोज जी, देखिए, पिछले सप्ताह हमने बाजारों में काफी उतार चढ़ाव देखा था। बजट के बाद एक काफी वॉलेटाइल मार्केट थी, उसके बाद एक फ्लरी ऑफ न्यूज आई, यूएस ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हुई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी वो हुई, तो काफी एक्टिविटी हुई और मार्केट्स में भी उसका हमने असर देखा। मुझे लगता है कि अभी तक जो बाजारों की हम चाल देख रहे हैं वो एक कंसोलिडेशन का एक मूड लग रहा है मार्केट्स के अंदर, यानी जो पिछले सप्ताह जो अच्छे गेन्स थे मार्केट में, मार्केट अभी उनको डाइजेस्ट कर रही है। एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें देखने में ऐसा लगता है, आपने भी खबर पड़ी कि थोड़ा नरम आज बाजार रहा, ऊपर खुला फिर थोड़ा नीचे आया। देखिए, बाजारों की स्थिति में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर जो है हमारे भारत का, वो काफी बड़ा इकोनॉमिक सेंस में भी महत्वपूर्ण सेक्टर है और स्टॉक मार्केट की सेंस में भी बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, क्योंकि जो टॉप 10 कंपनीज, लार्जेस्ट कंपनीज है भारत में, उसमें टीसीएस का शुमार होता है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, महिंद्रा है, तो टेक महिंद्रा है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और ये जो पूरा क्षेत्र है अभी दबाव में है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एक नया एक ऐसा चलन है इस वक्त, ऐसी मानना है कि आईटी सर्विसेज का आने वाले समय में थोड़ा प्रेशर में होगा ये बिजनेस। और ये भारत की बहुत बड़ी कंपनीज हैं, इनमें काफी पैसा भी इन्वॉल्व है, साथ में एम्प्लॉयमेंट नंबर्स बहुत है इन कंपनीज में, कई लाख बच्चे इसमें काम करते हैं और ये पूरा क्षेत्र काफी दबाव में रहा है पिछले 10 दिन। और अगर हम बाजार के इंटरनल्स को देखें, यानी बाजार को देखें सेगमेंट वाइज, तो आप देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोटिव सेक्टर, इन सभी सेक्टर में हमने, मैन्युफैक्चरिंग में हमने अच्छी बढ़त देखी है, लेकिन क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शेयर्स काफी गिरे हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के आपने नाम लिए जो निफ्टी में है, करीब करीब ये सभी 52 वीक लो पे, एनुअल लो पर चल रही हैं। तो ये भी एक हमारे जो इंडेक्स की परफॉर्मेंस है उसको ये भी नेगेटिव दर्शा रहा है। Puneet, FMCG is doing well. We'll talk about that later. Let's talk about what is not doing well. And when you talked about IT, you actually touched a raw nerve, because it is now considered that artificial intelligence is the most disruptive tech that we've found so far. We're going to be having an India AI Impact Summit 2026 next week. And in the budget, there was a lot of focus on the futuristic vision of AI. About AI means data centers, it means more jobs. But IT seems to be losing ground, as you just mentioned, and layoffs have also happened. Where do you see this going ultimately? Because we are somewhat in a transition phase. We haven't reached there, but we aim to reach there. And still, US takes the lead as far as AI is concerned. How do give us an overview of AI versus IT, or is there no AI versus IT? No, so there is no AI versus IT per se, because AI is an extension of the IT or evolution of the way information technology has evolved. However, the old model of a certain kind of inputs by software engineers, writing codes, maintaining systems, updating those systems, I think that is passé. That is behind us now. So we will have to reinvent ourselves in this new technology age. We all know that information technology is a very disruptive force. Yes. So that if we look back 25 years and we say, okay, that IT replaced a lot of industries. A lot of industries got reinvented because of introduction of IT. And now it is the time of IT itself that it has to be reinvented. The problem with India of course has a talent, human talent to deal with this IT evolution. The problem is that it is if you look at US, they have huge capital. IT is a very AI is a very capital intensive business. You talk about investing trillions of dollars in the infrastructure in terms of computer chips, in terms of supercomputers and computing power, data centers. So that is something that we so far we lack power in that department. And I don't know how much resources India will be able to spare to meet these kind of demands. So I think it is going to be a challenge going forward. Not easy days, but sheer talent that India has in terms of manpower, I think that will help us. And Google has promised to invest in
It's a very small investment compared to what is happening globally. I mean, in US they invest $700 billion in a year in AI. In India we talk about $10 billion at the most. पुरी जी, यहाँ पर आपने कहा कि ये पूंजी को बहुत अधिक निवेश चाहती है एआई, इस पूरा सेगमेंट है या आईटी का भविष्य यहाँ देखा जा रहा है। यहाँ पर यदि हम जो एआई से जुड़ी हुई कंपनियां या सूचना प्रौद्योगिकी के ऊपर लहरों की सवारी, हमारे आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, नाम हम नहीं लेते इसलिए नहीं लेंगे, लेकिन डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स, उनका निवेश फिजिकल वर्ल्ड में, कारोबार उनका रियल कह लें वर्चुअल वर्ल्ड का है, लेकिन उनका निवेश अब रियल वर्ल्ड में अधिक दिख रहा है। क्या यानी आने वाला दिन लग रहा है? यानी पहले कहा जाता था कि फलानी कंपनी यदि डूब गई, उसका विकल्प आ गया तो वो कहां जाएंगे? मनोज जी, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया है। तो जब आईटी जब इवॉल्व हुआ, एक फिलोसफिकल डिबेट है, ये बहुत लंबा विषय है, मैं जी छोटा उसमें बात करना चाहूंगा। जी, जब आईटी सर्विसेज आई तो ये देखा गया कि आईटी सर्विसेज ने काफी बिजनेसेस को रिप्लेस किया। यदि आप एंटरटेनमेंट बिजनेस को देखें, आप दूसरे जो काम करने के तरीके थे, रिकॉर्ड कीपिंग थी, फाइल्स रखने का तरीका था, एक एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उसको कुछ हद तक रिप्लेस किया था। एआई एक्चुअली उसको ज्यादा एफिशिएंट बना सकता है, और तभी जो भारत में आप देखें, जो हम समिट आ रहा है अगले हफ्ते, और जो एक कोशिश है कि एआई को किस प्रकार से हम जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं उसके साथ उसको हम इंटीग्रेट करके उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। तो जरूर आने वाले समय में ऐसा लगता है कि एआई ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को काफी बड़े पैमाने पर उसको एक लीप जिसे कहते हैं आपकी, वो एक मिलेगी। लेकिन ये जो ट्रांजिटरी फेज, जो लालिमा ने पहले कहा, ये ट्रांजिटरी फेज जो है काफी डिफिकल्ट होने वाला है। इसमें कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा, कौन सर्वाइव करेगा, ये एक बहुत समय ही इसका जवाब देगा। समय इसका जवाब देगा। तो श्रोताओं, प्रतीक्षा कीजिए, हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज प्रमुख बाजारों में तेजी दिखी है। निवेशकों की खरीदारी से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1% लाभ के साथ बंद हुआ। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.4% और हांगकांग का हैंग सेंग 0.3% फायदे के साथ बंद हुए। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.1% की वृद्धि हुई। उधर जापान में सार्वजनिक अवकाश के कारण बाजार बंद रहा। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां मिला जुला रुख बना हुआ था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.7% से अधिक लाभ के साथ चल रहा था। जर्मनी के डेक्स में 0.1% की बढ़त थी। उधर फ्रांस का CAC 40 0.1% घाटे के साथ कारोबार कर रहा था। आइए आगे बढ़े। All right, let's take a look at the U.S. markets. Wall Street ended in a bearish mood yesterday as investors reacted to weaker than expected retail sales data and grew concerned about the threat artificial intelligence poses to the financial sector. There you go. I think, Puneet, artificial intelligence ghost looms all over in all the stories, more stories. Well, moving on, among the major indices, the Nasdaq Composite Index fell 0.6% and the S&P 500 dropped over 0.3%. In contrast, the Dow Jones Industrial Average eked out a 0.1% gain. Meanwhile, investors are awaiting the key jobs report due tomorrow and the Consumer Price Index data on Friday. I want to combine the US markets and the rupee, which Manoj just read, the depreciation of the rupee. What about the Indo-US deal, Puneet? It is being said that India's export of textile and allied products to the US fell by 6.1% year-on-year between April to November financial year 26. But shipments to other countries rose over the same period, making up the fall. So, good, not too bad. So, Lalima, I think the world trade is really a work in progress right now. So, whether we like it or not, the truth is that with the US President Donald Trump rewriting the rules of business across the world, so all the traditional thoughts, processes, assumptions, I think he just threw them out of the window and he rewrote the entire rules of trade. To some extent, it was a shock to the world trade, but I think it has been a boon
for countries like India, because if you see what we have done in last 8-10 months, it's phenomenal. We have reduced our dependence on any single country or bloc. We have got a free trade agreement with EU, which was in the making for 20 years. So EU also felt pressurized to do a deal. We also, of course, were looking for a deal. Similarly, we have gone ahead and done a deal with African countries, with Australia, with New Zealand, with many Gulf countries. So I think this whole space is evolving and it will change a lot. My guess is that for countries like India, it will be ultimately very beneficial. In the short term, we may have some challenges. So right now, if we look at the India-US trade deal, we still are not very clear of how this is going to manifest. I think even both the governments are not that clear because it's still working out. But the intentions are quite clear. We want to improve our trade relations with USA, and I think US also wants to do it. Of course, there is this heady mix of geopolitics, which has been blended into the trade deal. But going forward, I think eventually, after the dust settles down in the next 2-3 years, I think we'll look back on these days and be thankful that this happened. And I think India will be a beneficiary eventually. If I could play the devil's advocate, Manojji, can I ask? I risk playing the devil's advocate. India's textile industry, can it be impacted? The fact that, as far as Bangladesh is concerned, US wants Bangladesh to buy cotton from America, but at the same time, Bangladesh has been India's top destination for cotton exports. Where does this leave the whole scenario? So, Lalima, again, the whole focus on trading with US. So a lot of trade actually happened to European Union through American companies. So eventually, see, if you look at the world GDP, roughly 25% GDP comes from the US, from North America. Roughly 25% GDP comes from European Union countries. Another 20 odd percent is China, and then Africa and the rest of the countries. So we were all focused on this 25%, which is with US, the whole GDP pie. But I think the fact that we are now open to doing business with European Union, which is another 25%, equally big bloc as the US, then we are looking at developing new markets in Gulf countries, which are much closer to us politically now and more accessible to us. Yes. So my guess is that whatever we lose in terms of the US market access eventually will be replaced or will be more than made up by our access to other markets. Right. And therefore, like I said earlier, in 2-3 years from now, only then we will know actually what happened. But my first reaction is that we will be benefited from all this turmoil which is happening around us. यहाँ पर पुनीत जी इसी यानी डील और टैरिफ पर जो द्वंद्व है और चर्चाएं विभिन्न पक्षों के बीच हो रही, तो क्या हम आने वाला जो दौर देख रहे हैं उसमें द्विपक्षीय संबंध ही फिर से प्रबल होते दिख रहा है आपको, एक दूसरे के साथ वही आने वाला भविष्य हमारा बनता दिख रहा? बिल्कुल मनोज जी, जो मल्टीलेटरल वर्ल्ड एक चल रहा था और उसको बायलेटरल वर्ल्ड, मतलब कंट्री टू कंट्री डील्स होंगी, कंट्री टू कंट्री जो भी आपकी स्थिति है उस हिसाब से नेगोशिएट होगा। और यदि ट्रेड डील की भी हम बात करें, जो अलग अलग पक्ष के बात आ रही है, बहुत नॉइज आप सुनते हैं, लेकिन देखिए कुछ जब ये ट्रेड डील्स का जब फाइनल शेप हमारे सामने आएगी, अब ये फैक्ट है कि कुछ क्षेत्र जो है उनको कुछ नुकसान होगा, कुछ सेक्टर्स को फायदा होगा। तो आप अभी जो नॉइज है, जिसको नुकसान हो रहा है वो बहुत शोर मचा रहे हैं, आपको लगता है कि ट्रेड डील बहुत हमारे खिलाफ है, लेकिन कुछ क्षेत्र जिनको फायदा हो रहा है वो चुप बैठे हुए हैं, वो शोर नहीं मचा रहे हैं, तो आपको लगता है हमें मालूम ही नहीं है कि उनको फायदा होगा, वो शोर मचाना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू अट्रैक्ट अटेंशन। तो एक्चुअली ये नॉइज है अभी बहुत ज्यादा, और अलग अलग लोग जिनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं उसको लेकर वो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। लेकिन इन द सम एंड टोटल जब हम ये पूरा इसका गणित बिठाते हैं तो मुझे लगता है कि भारत के लिए कुल मिलाकर ये एक फायदेमंद सौदा है। All right, let's move on. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the government is giving push to build robust infrastructure in the country. She said emphasis has been laid on labor-intensive sectors with special focus on MSME. Replying to a debate on the union budget in the Lok Sabha this evening, Ms. Sitharaman said government is working with state governments to provide क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर पुनीत जी समझना चाहेंगे हम बजट पर जो विभिन्न प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, एक और सत्ता पक्ष, दूसरी ओर विपक्ष, और दोनों के अपने अपने कह लेंगे तर्कश में जो तीर हैं उस हिसाब से प्रहार कर रहे हैं। कुल मिलाकर क्या लग रहा आपको, जो बजट हमारा है किस दिशा में देश को आगे ले जाने वाला है?
मनोज जी, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि हम ज्यादातर लोग जो बजट की तरफ देखते हैं उसको देखते हैं सिर्फ एक ही आयाम में, एक ही डायमेंशन में, और वो है टैक्स कट, कि जी कितना टैक्स कटेगा, मेरी जेब में कितना पैसा बचेगा, मुझे क्या मिलेगा। आगे हम बजट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते जो आम आदमी है। बहुत कम लोग बजट को, इनफैक्ट बजट इज नॉट अबाउट टैक्स कट। टैक्स कट तो एक बहुत ही उसका छोटा हिस्सा है, मैं कहूंगा। हाँ, ये तो पूरी सरकार का लेखा जोखा है, खाते का, क्या कमाई हो रही है, कहाँ सरकार खर्च कर रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट होता है कि सरकार किस डायरेक्शन में खर्च कर रही है, क्योंकि वहां डेवलपमेंट होगी। और यदि हम इस बजट को देखें तो हालांकि कोई ग्लैमरस कोई इनकम टैक्स कट या इस तरह की कोई कंसेशंस, रिलीफ इस तरह का नहीं दिया, लेकिन बजट ने खास तौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, लेबर कंडीशंस है, सोशल सेक्टर है, यहां पर एक बहुत अच्छा वहां पर कदम उठाए हैं जो बहुत ही मुझे लगता है कि लॉन्ग लास्टिंग होंगे, जिसका इम्पैक्ट बहुत लंबे स्तर पे पड़ेगा। खासतौर से यदि हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम इंक्रीजिंगली हम आगे बढ़ रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 लाख करोड़ से ऊपर का फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है। और ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, सरकार करती है, सरकार की ही मैं कहूंगा ताकत है कि वो दूरदर्शी एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उतनी रिसोर्सेज ही नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट कर सकती है। और गवर्नमेंट ने 12 लाख करोड़ रुपया निकाला है इस बजट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, मुझे लगता, और स्टार्टअप्स के लिए डिफेंस में जो सुविधाएं दी हैं। मुझे लगता है कि ये बजट पूरा एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सकारात्मक कदम है। Is the government also trying to focus on manufacturing, because the Prime Minister has often talked about zero defect products, and now that we are exporting defense equipment, we are even exporting mechanical, electronical items also. So do you think, Puneet, that we are also trying to focus on manufacturing and an export-led growth at the moment? Absolutely. So India has always had a very strong suit in terms of services. So we always knew that we had an edge in terms of providing services to the world. We were called the back office of the world many times. But I think the fact that we want to increase our emphasis on supporting manufacturing jobs, manufacturing capabilities, I think that is very remarkable. Because if we have strong presence in services and in manufacturing, then we can really create a place for ourselves in the world. Interestingly, when we talk about the India-US trade deal, again, I'm going back to that, it says, in fact, I read in one of the commentaries, they said that they are looking at India as a additional manufacturing base to China. So if we can now come back to that theme of China plus one has been somewhat lost in the past few months because of this whole turmoil on the trade deals. But I think India will eventually become a powerful manufacturing hub which will have the capability to challenge China. यहाँ पर यदि हम बजट से दिशा निर्देश लेना चाहें या संकेत लेना चाहें तो कौन से उभरते हुए सेक्टर आपको दिख रहे हैं अगले कुछ समय में, यानी ये समय का पैमाना 2-3 वर्ष लेके चलें या विकसित भारत का हम लेकर चलें, जहां आपने कहा कि बड़ा साहस दिखाया है सरकार ने और बड़ा निवेश करने जा रही है, तो वहां कौन से क्षेत्र आपको उभरते हुए लग रहे हैं? देखिए, मैं आपको उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूं और उसके सरकार की सोच भी दिखाई देती है। तो जो कंपनीज भारत में डेटा सेंटर्स लगाने वाली हैं, भारत सरकार ने उनको अगले 20 वर्षों के लिए टैक्स का एग्जम्पशन दे दिया। तो और देखिए, एक डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट होती है हजारों करोड़ रुपए में। 1 बिलियन, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट होती है एक डेटा सेंटर में। एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है उसके अंदर, पूरा जो आईटी सेक्टर का डेटा है वो वहां पर स्टोर होता है। तो और ये बहुत एक बोल्ड स्टेप है कि आप 20 वर्षों का आप को कंसेशन देते हैं कि आप 20 वर्ष तक आपको हम टैक्स कंसेशन दे रहे हैं। तो ये एक सोच को दर्शाता है। इसके साथ ही जो मैन्युफैक्चरिंग में हमने जो पीएलआई में स्टार्टअप्स के लिए काफी कदम उठाए हैं, काफी कंसेशन दिए हैं, एमएसएमईज के लिए काफी कंसेशन दिए हैं। तो मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, क्योंकि पहले एक होता था कि आप सेक्टोरली पीसमील आप कंसेशन देते थे, पर ऐसा नहीं किया। सरकार ने जो इकोसिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डेवलप करने की बात की है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में हम देखेंगे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो और स्ट्रांग हो। एंड रिफॉर्म्स लाइक लेबर कोड्स एंड ऑल। एब्सोल्युटली, एंड वी सी ऑलरेडी सीइंग द इंपैक्ट ऑफ दैट ऑन द ग्राउंड। राइट। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने आज कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत के एमएसएमई उद्यम को वैश्विक बाजारों से जोड़ना है। श्री मांझी ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फ्यूचर्स फोरम के उद्घाटन सत्र में कहा कि वर्तमान में दुनिया भारत के साथ व्यापार करने के लिए तत्पर है।
श्री मांझी ने ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई के विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि गांवों के विकास के बिना देश का पूरा विकास नहीं हो सकता। यहां पर हम समझना चाहेंगे कि जो हमारा ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र है, बड़े पैमाने पर रोजगार देता है और वैश्विक बाजारों के साथ जोड़ना है। कहां कहां संभावना बन रही और क्या क्या हमारी आवश्यकताएं निकल के आ सकती है, जहां हमें मेहनत के साथ काम करना होगा। मनोज जी, आप तो जानते ही आपने काफी सेक्टर, रूरल सेक्टर को भी देखा है बहुत क्लोजली और एमएसएमईज को आपने क्लोजली देखा है कि भारत में जो अर्बनाइजेशन ट्रेंड है, यानी पहले हम स्ट्रेंथ लेते थे कि 6 लाख गांव हैं, 7 लाख गांव हैं और रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब वो एक नैरेटिव बदल गया है। अब जो गांव में जो लोग रहते हैं वो अर्बन एरियाज की तरफ जाना चाहते हैं या वो गांव को ही अपग्रेड करके आप सेमी अर्बन सुविधाएं वहां पर मुहैया कराना चाहते हैं। और जैसे ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सर्विसेज वहां अवेलेबल होंगी, फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी, तो वहां पर लघु उद्योग भी चालू हो जाएंगे, वो लग सकते हैं, वो वायबल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, मैं खुद पर्सनली जानता हूं कि लॉजिस्टिक्स में हम देख रहे हैं कि काफी वहां पर डेवलपमेंट हो रही है। तो मेरा अनुमान यह है कि जो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर है ये काफी बड़ा फोर्स एम्प्लॉयमेंट के लिए भी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बन के उभरेगा। Not to forget that there are about 7.5 crore MSMEs of the country providing employment to 33 crore people. That's a huge number. Moving on, country has welcomed the interim trade agreement achieved between India and the United States of America. Talking to Akashvani News, Vice Chairman of Electronics and Computer Software Export Promotion Council, Rajesh M. Revankar, said that the deal will provide a big opportunity for the electronics sector. It's a fantastic deal announcement, rather, which is getting executed by next couple of weeks. I would say this is a big opportunity for Indian electronics, especially electronics and semiconductors segment, which so far is been the scaling up, especially in the assembly line for the smartphones and things like that. With this FTA coming into the picture, I think it will open up a lot many things for India's, the exporters coming from the electronics and semiconductor industry. That's my observations. Because India has a scale, be it as a large pool of talents and a strong political will and political alignment to execute this massive trade agreement with the US. Beyond that, I think it is going to set a big advantage for Indian businesses. All right, let's move on to crude oil. In fact. Global crude oil prices rose today, supported by rising geopolitical tensions as US-Iran negotiations remained uncertain. Additionally, declines in major crude stockpiles signaled stronger demand, further boosting prices. Brent crude was trading 1.8% up at $70 and 4 cents per barrel, and WTI crude was trading over 1.8% up at $65 and 13 cents per barrel when reports last came in. What would you say on that? Also, rising tensions between US and Iran, I think they are mostly behind this sharp rise in crude oil prices, and we need to really watch this going forward because there could be a jump in prices. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading almost 2% up at 1,59,870 rupees per 10 grams. Silver was trading more than 6% higher at 2,68,750 rupees per kilogram a short while ago. आइए चलें MCX। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 1.9% से अधिक बढ़त के साथ 1,59,848 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी भी 6.1% से अधिक बढ़त के साथ 2,68,000 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। बहुत संक्षेप में प्रतिक्रिया। अब इसके भाव अगले 6 महीने में किधर जाते दिख रहे हैं? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये यही स्टेबलाइज होंगे और कोई बहुत उठापटक हम अब गोल्ड और चांदी के भाव में शायद नहीं देखेंगे। After 4 lakh, it's not a climb down? I don't think. It's a stabilizing effect. बस यहीं पर स्टेबलाइजिंग इफेक्ट के साथ हम कामना करें कि स्थिर रहे और हम भारतीय सोना खरीद पाए। अब पुरी जी, श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज जी। And friends, it's time to wind up. So here are the headlines once again. Benchmark domestic indices end flat after volatile session. Sensex dips 40 points. Nifty settles over 25,950. Major Asian indices continue their upward trajectory, and global crude oil prices jump over 1.5%. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Manoj Patel.
Pathak and our expert Puneet Jain signing off. So for now, it's Namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market